याद है, बताओ फीचर्स सर्विस का 5, इनटेंजिबल, फिर इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री लॉस। अरे 2 मिनट। हाँ 5 बताओ, पहला क्या था? इनटेंजिबल, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, फिर इन्वेंट्री लॉस, इनसेपरेबिलिटी और लास्ट इन्वॉल्वमेंट। ये 5 है सर्विसेज का। फिर हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ सर्विस। 3 तरीके के सर्विस होते हैं, क्या क्या? बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस। ये दोनों अपने सिलेबस में नहीं है आगे, बस बिजनेस सर्विस से डिस्कस करना है। तो 5th टॉपिक लिखो, वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बाकी दोनों हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अब चैप्टर के आगे, वहाँ पे खत्म हो गया पर्सनल सर्विस और सोशल सर्विस। वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विस। तो वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विस के अंदर 5 है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट। और ये एक एक को पढ़ने में एक दिन लगेगा। बैंकिंग एक दिन, इंश्योरेंस एक दिन, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस एक दिन। बाकी इसको पढ़ने में एक दिन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस से डिलीट हो चुका है 2 साल पहले। बस लिख के रख लो, बाकी डिटेल में यही 3 पढ़ना है। ये 2 उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। पहले था 2-3 साल पहले अपने सिलेबस में था, कोरोना काल के बाद हटा दिए इसको। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट। हाँ सही बात है। फिर सोचे क्या ही करना है, अभी बच्चे लोग को वैसे ही नहीं पढ़ाते, आगे जाके जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उन लोग तभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा थिंकिंग था। अब सबसे पहला स्टार्ट करो बैंकिंग। सबसे पहला पॉइंट बैंकिंग। लिखो बैंकिंग क्या होता है। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which attracts money on deposit for the purpose of being lent to industry or trade। ये मीनिंग आ सकता है एग्जाम में कि बैंकिंग सेक्टर क्या होता है बताओ। तो ये बैंक का मीनिंग है। बैंक एक संस्था है या एक इंस्टीट्यूशन है जो अट्रैक्ट करता है मनी किस फॉर्म में अट्रैक्ट करता है? डिपॉजिट। जब लोग आके पैसा जमा करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया है और डर लग रहा है घर में चोरी वगैरह हो जाएगा, तो बैंक में आके जमा कर देते हैं। और बैंक वाला वो पैसे का क्या करता है, फिर उसको लोन दे देता है, वहाँ से ब्याज लेता है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा ब्याज दे देता है। अब बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पैसा को अट्रैक्ट करता है, किस फॉर्म में? डिपॉजिट के फॉर्म में। और ये पैसा को अट्रैक्ट करके करता क्या है? लेंट करता है। लेंट का मतलब होता है आगे लोन देना। बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बड़े बड़े इंडस्ट्री और जो भी बिजनेसमैन है उनको आगे लोन दे देता है। उसके बाद ये डायग्राम बनाओ, ये बीच में बनाओ बैंक, इधर तरफ बनाओ पब्लिक। ये ऐसे पब्लिक है जिनके पास ज़्यादा पैसा हो गया है, तो उनको डर लग रहा है घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, तो उन लोग अपना सरप्लस फंड, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा को ला दिए और बैंक में जमा कर दिए। 1000 रुपये। फिर बैंक क्या करता है, थोड़ा सा पैसा 12th में पढ़ोगे, LRR होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। तो बैंक 200 रुपये जैसा अपने पास रख लेता है और बाकी का जो 800 रुपये वो आगे लोन दे देता है बोरोवर्स को। बोरोवर्स मतलब जो लोग पैसा बोरो करने आए हैं। जो पब्लिक के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा हो गया है वो डिपॉजिट करता है अपना पैसा बैंक में, और बैंक उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखने के बाद बाकियों को लोन दे देता है। वो 12th में पढ़ोगे बैंक अपने पास क्यों कुछ पैसा रखता है, वो उसकी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है, तो अभी उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, वो अपना चैप्टर कंसर्न है ही नहीं। तो ये बैंक बनाओ, ये पब्लिक जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया वो अपना 1000 रुपये जमा कर दिए, बैंक अपने पास 200 रुपये रखा, मतलब 20% अपने पास रखा, और बाकी का जो 800 रुपये मतलब 80% वो बोरोवर्स को एज अ लोन दे दिया। अब बताओ जिनको लोन दिया है उनको ब्याज देगा या उनसे ब्याज मिलेगा? जिनको पैसा दिया है उनको वो ब्याज देगा या उनसे वो ब्याज लेगा?
उनसे वो ब्याज लेगा। तो मान लेते हैं उनसे वो 12% ब्याज ले रहा है, 12% इंटरेस्ट। और जिन लोग जो पब्लिक बैंक के पास पैसा जमा किए हैं उनको बैंक क्या देगा? ब्याज, इंटरेस्ट देगा। तो 12% मिल रहा है, 6% पे कर रहा है, तो कितना परसेंट बैंक के पास बच गया? 6%। इस 6% को बोलते हैं बैंक का प्रॉफिट। तो बैंक ऐसे प्रॉफिट कमाता है। वैसे तो बहुत सारा तरीका होता है, उसमें से एक ये है कि जिनको वो पैसा दिया है उनसे वो लेता है ब्याज, और जिन लोग पैसा जमा किए उनको वो देता है ब्याज। तो हमेशा ज़्यादा लेगा पैसा और कम परसेंट देगा पैसा। तो 12 लिया है, 6% दे रहा है, तो बीच का जो 6% बच गया वो बैंक का प्रॉफिट। और बैंकिंग लैंग्वेज में प्रॉफिट को बोलते हैं स्प्रेड, जो ब्रेड में लगाते हैं स्प्रेड, वैसा स्प्रेड। ये MCQ में एक बार आया था, केवी में ही आया था ये, कि बैंक अपने प्रॉफिट को क्या बोलता है। तो प्रॉफिट को स्प्रेड बोलता है बैंकिंग लैंग्वेज में, SPREAD, स्प्रेड। मैं एक बार फिर से पॉइंट समझा रहा हूँ। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है वो अपना पैसा ला के बैंक में जमा कर देते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से कि घर में चोरी वोरी ना हो जाए। बैंक उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखता है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट को बोरोवर्स को दे देता है एज अ लोन। जिनको वो लोन दिया उनसे वो हर महीने ब्याज कलेक्ट करेगा, और हमेशा ये कलेक्ट करने वाला अमाउंट ज़्यादा होगा और पे करने वाला अमाउंट कम होगा हमेशा। तो मान लो अगर उनसे कलेक्ट कर रहा है 10% और इनको दे रहा है 8%, तो बीच का 2% जो है ये बैंक का प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को बैंकिंग लैंग्वेज में बोला जाता है स्प्रेड। यहाँ तक आया समझ में? बैंक का क्या बोल रहा है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो अट्रैक्ट करता है मनी डिपॉजिट के फॉर्म में। इनको अट्रैक्ट कर रहा है कि आओ और बैंक में जमा कर दो, और ये पर्पस क्या है उसका? कि वो आगे लेंड करे, मतलब लोन के तौर पे वो आगे पब्लिक को लोन दे दे। इसमें लिखो A पॉइंट। अब अपना यही वाला टॉपिक आज भी चलेगा और कल भी। लिखो A टॉपिक, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। कितने तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो लिखो पहला सेविंग अकाउंट। हम जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड लोग ये ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट। तुम लोग बैंक से पैसा निकाले हो ATM से, ATM में ऑप्शन आता है कि कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट का तो नहीं होता, वो मल्टीपल ऑप्शन का आता है, और NRI अकाउंट आता है। तो ऐसा ऑप्शन रहता है। हमारे यहाँ तो NRI आएगा भी नहीं है वाला अकाउंट, बस वो 3-4 अकाउंट दे दिया जाता है, सेविंग, करंट, ये सब। उसमें जो भी अकाउंट होगा उसमें क्लिक कर देना है। तो बैंक जब हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो फॉर्म में फिल करना रहता है कि कौन सा अकाउंट ओपन करना है। अगर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सेविंग का फॉर्म मिलेगा, करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सेविंग का करंट अकाउंट का फॉर्म मिलेगा। ऐसा अलग अलग है। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको RD भी बोलते हैं, RD रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर एक होता है फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं FD करवा के आए हैं, FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। फिर फिफ्थ है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, और लास्ट वाला तो डिलीट हो गया, इसको मत लिखो, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट, वो अभी नहीं है सिलेबस। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग को शॉर्ट में बोलते हैं RD। जैसे कई लोग तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, नहीं कई लोग तुम्हारे पेरेंट्स नहीं होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स में कई लोग होंगे, सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स में कई लोग होंगे जिन लोग पोस्ट ऑफिस में अपना RD ओपन करवाएं, हर महीने 500 रुपये या हर महीने 1000 रुपये। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में जो RD ओपन होता है वही अपना बैंक अकाउंट में भी ओपन होता है। तो ऐसे मल्टीपल टाइप के अकाउंट होते हैं। अब हमें समझना है कि एक एक अकाउंट का फीचर क्या है। ये लास्ट वाला मत लिखो, ये नहीं है सिलेबस में। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको RD बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसको FD बोलते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहला टॉपिक लिखो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल आम इंसान ओपन करता है, बिजनेसमैन लोग ये अकाउंट ओपन नहीं करते, नॉर्मल आम इंसान वो अकाउंट करता है सेविंग अकाउंट। तो लिखो सेविंग अकाउंट आर ओपनड बाई हाउस होल्ड, नॉर्मल आम आदमी। सेविंग अकाउंट आर ओपनड एंड मेंटेन्ड बाई हाउस होल्ड। अच्छा, क्या लगता है तुम लोग जो अपने बैंक में पैसा जमा करते हो उसमें इंटरेस्ट मिलता है क्या? मिलता है? बहुत कम मिलता है, मतलब ना एकदम चिल्लर मात्र, पॉइंट इतना 1 रुपये 3 रुपये ऐसा मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। तुम लोग देखना 1000 रुपये जमा करो, अगले महीना अपने बैंक में देखना 1000, 0.1, 0.2 इतना एकदम चिल्लर के रेंज में इंटरेस्ट आता है, ज़्यादा नहीं आता। इसे लिखा है जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर। अब क्यों कम आता है, क्या कब ज़्यादा आता है, वो सब हम लोग ये टॉपिक में ही समझेंगे। बस इतना याद रखना, जो हमारे पास अकाउंट है ना उसमें इंटरेस्ट बहुत कम आता है, बहुत कम।
तो सेकेंड पॉइंट लिखा है जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर इन सेविंग अकाउंट, बहुत कम आता है यहाँ पे इंटरेस्ट। अगला, बदले में हमें पासबुक मिलता है। द डिपॉजिटर विल गेट, जिसका भी अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट होल्डर होगा, द डिपॉजिटर विल गेट पासबुक फ्रॉम द बैंक। एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब, तो एक आध पॉइंट उसमें लिख देना। द डिपॉजिटर विल गेट पासबुक फ्रॉम द बैंक। जो भी अकाउंट होल्डर होता है, जो भी डिपॉजिटर होता है, उसको एक बदले में पासबुक मिल जाता है जिसमें सारे एंट्रीज रिकॉर्ड होता है। फिर अगला, अमाउंट इज डिपॉजिटेड वेन एवर सरप्लस फंड इज अवेलेबल। जब भी बंदे के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है तो वो अपना पैसा जाके बैंक में जमा कर देगा, कहीं खर्चा ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। अमाउंट इज डिपॉजिटेड वेन एवर सरप्लस फंड इज अवेलेबल। और अकाउंट ओपन करते टाइम एक छोटा सा अमाउंट भी जमा करना पड़ता है, सुने हो क्या? 500 रुपये, 1000 रुपये अकाउंट ओपन करना। तुम लोग अभी पहले के अकाउंट में तो ऐसा नियम नहीं था, अभी नए अकाउंट में हो ही गया है कि अकाउंट ओपन करोगे ना तो 500 रुपये, 1000 रुपये वो तुम्हारे बैंक में ही रहेगा जमा, लेकिन वो अकाउंट ओपन करते टाइम वो पैसा जमा करना पड़ता है। तो वही लिखा है, अकाउंट कैन बी ओपनड बाई डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ अमाउंट। एक छोटा सा 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, कुछ एक छोटा सा अमाउंट जमा करना पड़ता है। फिर लिखा है, अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम 24/7, 24 घंटे 7 दिन अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वो जो डेबिट कार्ड है उससे। अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, 24 घंटे 7 दिन। और लिखा है, देयर इज अ लिमिट ऑन अमाउंट विड्रॉन। इस पॉइंट का मतलब क्या है, लास्ट वाला? हाँ करेक्ट, वो कितना, तो 10,000 की 40,000 कुछ का लिमिट है कि एक दिन में उससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। वो बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर लगा हुआ रहता है। तो अगर भले हमारे अकाउंट में 50,000 है लेकिन बाहर लिखा है कि 10,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते, तो हम आज के आज 10,000 के ऊपर नहीं निकाल सकते। तो 10 आज निकालेंगे, 10 कल, परसों 10, ऐसा करके 50 निकाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में लिमिटेड रहता है, लिमिटेशन रहता है। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन अमाउंट विड्रॉन। एक लिमिटेशन रहता है कि हम इससे ज़्यादा अमाउंट तो नहीं निकाल सकते। वो एटीएम के बाहर लिखा हुआ रहता है, तुम लोग जब एटीएम में पैसा निकालने जाओगे तब पता चलेगा। देखो, सेविंग अकाउंट कौन मेंटेन करता है, हाउस होल्ड या बिजनेसमैन? हाउस होल्ड। इसमें इंटरेस्ट का रेट कैसा रहता है? लोअर, कम रहता है। नहीं रहता है ऐसा नहीं है, कम रहता है, बहुत कम, चिल्लर मात्र, पॉइंट ऐसा था इसमें। डिपॉजिटर को बदले में कैश बुक मिलता है, जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा रखा है वो जमा कर देगा। फिर लिखा है, अकाउंट कैन बी ओपन बाय डिपॉजिटिंग। थोड़ा सा पैसा इसमें जमा करना पड़ता है। एनी टाइम पैसा निकाल सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन। और देयर इज अ लिमिटेशन ऑन अमाउंट विड्रॉन। पैसा जो निकाल रहे हैं, भले अकाउंट में ज़्यादा पैसा है लेकिन एटीएम के बाहर वो लिमिट रहता है, क्योंकि अगर ऐसे ही अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन दे देंगे फिर तो 2-3 लोग आएंगे और अपना पूरा पैसा निकाल लेंगे, बाकी लोग को पैसा मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए एटीएम के बाहर एक लिमिटेड लिख देते हैं कि इससे ज़्यादा मत निकालो, सो दैट बाकी पब्लिक भी अपना पैसा निकाल पाए जितना ज़रूरत हो। अगला लिखो, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करते हैं। अब क्यों करते हैं वो तुम लोग को इसके फीचर से समझ आएगा। बताओ, करेंट अकाउंट, सॉरी, जो बिजनेसमैन होते हैं इन लोगों को बार बार पैसा जमा होता है कि नहीं बैंक में? बताओ, बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में बार बार पैसा जमा होता है कि नहीं? होता है। और बार बार पैसा निकलता है कि नहीं? निकलता है। कभी किसी सप्लायर को पेमेंट, कभी किसी क्रेडिटर को, कभी किसी और को। और इसमें जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है वो बहुत छोटा अमाउंट होगा या बड़ा अमाउंट होगा? बड़ा अमाउंट होगा। तो वो सब जो फीचर है ना वो करेंट अकाउंट के अंदर रहता है। और हम लोग एक ओडी लिमिट पढ़े थे, याद है? ओवरड्राफ्ट। बैंक में अगर 10,000 रखा है और ओवरड्राफ्ट बैंक हमें 20,000 का लिमिट दिया है, तो हम मैक्स कितना खर्चा कर पाएंगे? 30,000 रुपये। याद है कुछ? कैशबुक के अंदर में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में समझाया था। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, अगर मेरे बैंक में 10,000 रखा है और बैंकर में कोई लिमिट दिया है कि मैं 50,000 तक एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल बैंक में माना जाएगा 60,000 रुपये। अब ये 50,000 को मेरे को 1 महीने के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, थोड़ा करके। तो अब करेंट अकाउंट के बारे में लिखो। करेंट अकाउंट इज ओपनड एंड मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। Current account is opened and maintained by businessman. The account holder can deposit and withdraw money whenever desired. जब मन करे वो पैसा जमा कर सकता है, जब मन करे वो पैसा विड्रॉ कर सकता है. Withdrawal are always made by check. जो भी पैसा उसा निकालेगा वो सब कुछ चेक से होगा. Withdrawal are always made by check. जब भी वो पैसा निकालेगा तो सारे ट्रांजैक्शंस चेक से होंगे. इसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है. ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज अवेलेबल.
वही है कि एक लिमिट दे देते हैं कि अगर तेरे बैंक अकाउंट में भले 10,000 है और बैंक 40,000 का लिमिट दिया है तो टोटल हम 50,000 खर्चा कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ओडी लिमिट। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल। अगला पॉइंट, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किया जा सकता है यहाँ पे। देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। और इसमें लिखो नो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक इसमें कोई भी ब्याज नहीं देता। सेविंग अकाउंट में मिलता था कि नहीं ब्याज? मिलता था, लेकिन ज़्यादा था या कम था? कम था, लोअर रेट में था। लेकिन इसमें लिखा है मिलता ही नहीं है। कोई तुम लोग में से लॉजिक बता सकता है? अच्छा मैं तुम लोग को थोड़ा और समझाता हूँ। एक होता है एफडी। रुको एफडी तो सुने होंगे, पेरेंट्स मन एफडी में पैसा जमा करते हैं। तो पेरेंट्स मन एफडी में क्यों पैसा जमा करते हैं? क्योंकि एफडी में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, सेविंग अकाउंट में कम मिलता है और करेंट अकाउंट में बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? हमारे पेरेंट्स मन देखना हमेशा एक्साइटेड होंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं, वो हमेशा एक्साइटेड होंगे एफडी में पैसा जमा करने के लिए। रीजन बिंग बोलेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो एफडी में ज़्यादा ब्याज मिलता है, सेविंग में कम मिलता है, करेंट में बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? हाँ देखो, ये भी एक पॉइंट सही है, 90% सही है। जो इंटरेस्ट का जो ज़्यादा और कम रेट होता है ना, या नई रेट होता है, वो डिपेंड करता है कि कितना दिन बैंक में पैसा होल्ड है। अगर बैंक में ज़्यादा दिन के लिए पैसा होल्ड है तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बैंक में कम दिन के लिए होल्ड है तो कम पैसा मिलेगा। और अगर बैंक में तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है, तुरंत आ रहा है, तुरंत जा रहा है, मतलब होल्ड हो ही नहीं रहा, तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अब देखो, अगर ज़्यादा दिन के लिए बैंक में पैसा रखे हो, जैसे मान लो एफडी लोग करवाते हैं तो 5 साल के लिए करवाते हैं, 10 साल के लिए कराते हैं, 20 साल के लिए कराते हैं। अब बताओ ये 20 साल तक, अगर मान लो मैं बैंक में एफडी करवाया 50,000 रुपये को 20 साल तक, क्या मैं 20 साल तक ये पैसा निकाल पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स डिपॉजिट है। बैंक में 20 साल तक ये जमा हो गया है। अब मैं 50,000 विड्रॉ नहीं कर सकता। तो बैंक, बात नहीं सुनो, बैंक क्या करता है, 50,000 को लेता है और बैंक को तो पता है कि कस्टमर 20 साल बाद आएगा, तो बैंक ये वाला 50,000 को लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। और अच्छा खासा शेयर मार्केट जो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड शेयर मार्केट है, मतलब ऐसे शेयर जो गवर्नमेंट खुद बोलता है कि इसके शेयर ले लो, और अच्छा खासा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। अब इसमें जितना भी रिटर्न आता है, मान लो 1 लाख का रिटर्न आया, तो बैंक क्या करता है, 20,000 इसमें दे देता है और बाकी अपने पास रख देता है 80,000 रुपये। बताओ बैंक का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साहिल वाले एग्जाम्पल को वापस से समझाएगा। साहिल क्या एग्जाम्पल था? नहीं, एफडी में ज़्यादा क्यों ब्याज था? हाँ, तो बैंक क्या करता है उतना समय तक? हाँ, तो उससे होता क्या है? हाँ हाँ हाँ, बस इतना ही था। ठीक है, एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये है क्या है, ये बैंक, और ये है एक कस्टमर आया और बैंक में एफडी रख दिया 10 साल के लिए, 20,000, 2 लाख रुपए मान लो, 2 लाख रुपए 10 साल के लिए रख दिया। अब बताओ ये कस्टमर 10 साल तक आएगा क्या बिजनेस बैंक में? नहीं, ये तो 10 साल बाद आएगा और अपना 2 लाख रुपए मैच्योर प्लस इंटरेस्ट ये सब ले जाएगा एक साथ। तो अब क्या होता है, बैंक को पता है कि अब कस्टमर 10 साल बाद आने वाला है। क्या बताओ बैंक के सिर्फ एक ही कस्टमर होते हैं? नहीं, ऐसे तो कितने लाखों कस्टमर होंगे, कोई 10 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। तो बैंक के पास कितना करोड़ों अरबों रुपए हो जाता है और बैंक को पता है कि इतना इतना एक फिक्स टाइम के बाद जमा करना है। तो बैंक ये 10 साल तक पैसा है, ये 2 लाख रुपए, इसको बैंक जाके कहीं अच्छा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। और ऐसे ही कितने लोग का और पैसा होगा, तो बैंक करोड़ों अरबों रुपए हर साल इन्वेस्ट कर देता है। अब बैंक को जितना भी मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। शेयर अगर खरीदते हैं, बदले में जो रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड अगर 100% मिला है तो बैंक बोलता है कस्टमर का पैसा उसको चलो 20% दे देते हैं और बाकी पूरा बैंक रख देता है, क्योंकि बैंक इन्वेस्ट किया है। तो बैंक को देखो फ्री फोकट में 80% मिल गया। अगर 1 लाख रुपए आ रहा है तो 80,000 बैंक को ऐसे ही फ्री में मिल गया और 20,000 उसको मिल गया। तो बताओ ये पब्लिक खुश हुआ कि नहीं? खुश हुआ पब्लिक, क्योंकि उसको 2 लाख तो सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट के शेयर में डाला है, प्लस उसको 20,000 का हर साल इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो कितना अच्छी बात है। और बैंक भी खुश, क्योंकि बैंक इन्वेस्ट किया है, बदले में इसको हर साल 80 मिलते जा रहा है। 80 इंटू 10 साल का मिल जाए, कितना लाखों में मिल जाएगा। तो बैंक भी खुश, पब्लिक भी खुश। इस तरीके से बैंक का एक अर्निंग होता है। क्या बैंक का सिर्फ यही एक अर्निंग है? तो दूसरा अर्निंग क्या है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एक से इंटरेस्ट ले रहा है और एक को इंटरेस्ट दे रहा है। एक से 12% ले रहा है और एक को 6% दे रहा है। तो बीच का जो 6% बच गया उसको प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट को दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्प्रेड।
ये भी एक कमाई है। ऐसे मल्टीपल कमाई होता है बैंक का। तो इसमें से हम लोग दो डिस्कस किए, एक तो शेयर मार्केट में पैसा डाल देना और एक ले रहे हैं पैसा और दूसरे को दे रहे हैं, बीच का जो हिस्सा हुआ वो कमीशन जैसा बैंक रख लेता है। अब देखो इसमें एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि 20 साल तक पैसा रखा है। अब 20 साल तक बैंक क्या करेगा, शेयर मार्केट में डाल दिया है तो 20 साल तक इंटरेस्ट हर साल ऐसा करके 20 साल तक आएगा। तो बताओ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम सेविंग अकाउंट की बात करें, जैसे मान लो मेरे पास जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, तुम्हारे पास जो अकाउंट है वो भी सेविंग अकाउंट ही होगा, वो करेंट अकाउंट नहीं होगा, तुम्हारे पास भी सेविंग अकाउंट ही होगा। अब सेविंग अकाउंट में हम लोग जो पैसा डालते हैं, ये पैसा तो हम लोग कभी भी निकाल लेते हैं, है कि नहीं। और आजकल के टाइम में जब फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, तब तो बिल्कुल हर 10-10, 15-15, आधा घंटे में निकल जा रहा है पैसा। पहले तो थोड़ा टाइम भी लगता था, बैंक जाना है, एटीएम जाना है, अब वो भी नहीं, तुरंत ट्रांजैक्शन करो पैसा जा रहा है। तो बताओ बैंक के पास रुक रहा है क्या पैसा? नहीं, बहुत कम रुक रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट भी बहुत कम मिलता है। अब करेंट अकाउंट की बात करें, करेंट अकाउंट कौन मेंटेन करता है, हाउस होल्ड या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन का क्या होता है, तुरंत पैसा जाता है, तुरंत आता है, तुरंत पैसा जाता है, बहुत ट्रांजैक्शन आया, पैसा आया, रुका नहीं, बस एक 2 मिनट में वापस चला गया, फिर आया 1 घंटे में पूरा वापस चला गया, ओवरड्राफ्ट लिमिट से और ज्यादा चला गया। तो बैंक के पास ना करेंट अकाउंट में बिल्कुल नहीं रुकता है पैसा। अब बताओ अगर पैसा रुका ही नहीं है तो क्या वो शेयर मार्केट में लगा पाएगा पैसा? नहीं। तो क्या उसको ब्याज मिलेगा? नहीं। इसीलिए करेंट अकाउंट में ब्याज बिल्कुल नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में कम क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग कम टाइम के लिए पैसा रखते हैं, बहुत ही चिल्लर के रेट में मिलता है। और एफडी में ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि हम ज़्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इतना रिवाइज कर लेना, कल आगे का टॉपिक करें।